चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ड्रग लॉर्ड की जिसने न सिर्फ एक देश बल्कि पूरी दुनिया को अपनी दहशत से हिलाकर रख दिया। तारीख याद रखिए, 22 फरवरी 2026, रविवार की सुबह। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग सरगना एक ऐसी जगह पर मिलेगा। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर पूरी दुनिया की पुलिस और सारी एजेंसियां किसी के पीछे पड़ी हों तो वो इंसान कहाँ छिपेगा? किसी किले में या शायद किसी अंडरग्राउंड बंकर में? जी नहीं, इनमें से कहीं नहीं। वो छिपा था मेक्सिको के एक बेहद शांत खूबसूरत पहाड़ी टूरिस्ट टाउन में जिसका नाम है टिपाल्पा। एक ऐसी जगह जहां पत्थर की प्यारी प्यारी सड़कें हैं, टूरिस्ट शॉप्स हैं और चारों तरफ हरे भरे पहाड़। इसी जन्नत जैसी जगह में छिपा बैठा था वो शैतान। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? कहानी शुरू होती है एक छोटे से सुराग से। मेक्सिकन इंटेलिजेंस ने एल मेंचो की एक पार्टनर के सहयोगी को ट्रैक कर लिया और बस यहीं से उन्हें वो मौका मिला जिसका सालों से इंतजार था। हुआ ये कि 21 फरवरी को पार्टनर तो निकल गई, लेकिन एल मेंचो वहीं रुक गया। यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती और मेक्सिकन फोर्सेस के लिए ये एक गोल्डन चांस था। 22 फरवरी सुबह होने से ठीक पहले स्पेशल फोर्सेस ने पूरे कंपाउंड को घेर लिया। जबरदस्त गोलीबारी हुई और आखिर में एल मेंचो पकड़ तो लिया गया, पर बुरी तरह से जख्मी हालत में। मेक्सिको सिटी ले जाते जाते रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA के एक पूर्व चीफ ने इसे ड्रग्स की दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक बताया। अब इतना बड़ा ऑपरेशन ये सवाल तो खड़ा करता ही है कि आखिर एक इंसान इतना ज्यादा ताकतवर बन कैसे गया? तो सवाल यही है, आखिर ये एल मेंचो था कौन? एक गरीब किसान का बेटा दुनिया का सबसे खूंखार ड्रग लॉर्ड बना कैसे? इसका असली नाम था नेमेसियो उसिग्वेरा सर्वांतेस। 1966 में एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ। इतना गरीब कि 5वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ना पड़ गया। 80 के दशक में अमेरिका चला गया, लेकिन वहां जुर्म की दुनिया में ऐसा फंसा कि 1992 में हेरोइन बेचते हुए पकड़ा गया, जेल हुई और फिर 1997 में उसे वापस मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। और यहाँ कहानी में आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट। मेक्सिको वापस आकर वो एक पुलिस अफसर बन गया। जी हाँ, एक सजा काट चुका ड्रग डीलर अब पुलिस की वर्दी में था। उसने सिस्टम के अंदर रहकर सब कुछ सीख लिया, कौन सा अफसर बिकाऊ है, सबूत कैसे मिटाए जाते हैं और कानून के शिकंजे से कैसे बचना है। मतलब सिस्टम को हराने के लिए वो पहले सिस्टम का हिस्सा बन गया और यही जानकारी उसका सबसे बड़ा हथियार बनी। अब बात करते हैं उस संगठन की जो उसने खड़ा किया, कार्टेल हालिस्को नुएवा जेनेरेशन, शॉर्ट में कहें तो CJNG। एक ऐसा कार्टेल जो किसी पैरामिलिट्री फोर्स से कम बिल्कुल नहीं था। इनकी ताकत का अंदाजा बस इस एक घटना से लगा लीजिए। 1 मई 2015 CJNG के गुर्गों ने एक रॉकेट लॉन्चर से मेक्सिकन मिलिट्री के हेलीकॉप्टर को ही मार गिराया। सोच कर देखिए, एक ड्रग कार्टेल ने देश की सेना का हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ा दिया। एक फेडरल इन्वेस्टिगेटर ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाब्लो एस्कोबार के बाद किसी ड्रग माफिया ने सरकार से ऐसी सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं की थी। इससे पता चलता है कि CJNG कितना खतरनाक हो चुका था। और इस सारी ताकत के पीछे क्या था? पैसा, बेशुमार पैसा। अनुमान है कि CJNG के पास $20 बिलियन से भी ज्यादा का खजाना था। सवाल है, ये पैसा आया कहाँ से? जवाब है फेंटेनिल, एक सिंथेटिक ड्रग जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है और बनाने में बेहद सस्ता। ये कितना खतरनाक है? बस 2 मिलीग्राम्स, यानी एक सिक्के के कोने पर जितनी मात्रा टिक सकती है उतनी एक इंसान की जान लेने के लिए काफी है। और इसका जो इकोनॉमिक्स है ना, वो तो दिमाग हिला देने वाला है। सोचिए, फेंटेनिल की एक गोली बनाने में लगते हैं सिर्फ 10 सेंट्स और यही गोली बाजार में बिकती है $10 से $30 में। मतलब सिर्फ $5000 के कच्चे माल से $20 मिलियन तक की कमाई। जी हाँ, 20 मिलियन। इसी पैसे ने, इसी बेहिसाब मुनाफे ने CJNG को इतना अमीर और खतरनाक बना दिया। लेकिन एक अकेला आदमी या एक कार्टेल इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एल मेंचो की कहानी नहीं है, ये मेक्सिको के पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी है। दशकों से मेक्सिको में एक सिस्टम चलता है, प्लाटा ओ प्लोमो। इसका सीधा मतलब है या तो चांदी लो यानी रिश्वत, या फिर सीसा खाओ यानी गोली। अधिकारियों के पास ज्यादा ऑप्शन छोड़े ही नहीं जाते। सरकारों ने 2 बड़ी रणनीतियां अपनाई और सच तो ये है कि दोनों ही नाकाम रहीं। 2006 में वॉर ऑन ड्रग्स शुरू हुई जिसमें बड़े बड़े किंगपिन्स को निशाना बनाया गया। लेकिन होता क्या था? एक किंगपिन को मारो तो उसकी जगह 2 और पैदा हो जाते थे, हिंसा और बढ़ गई। फिर 2018 में हग्स नॉट बुलेट्स की पॉलिसी आई जिसका मकसद गरीबी जैसे असली कारणों को खत्म करना था। लेकिन अफसोस ये भी काम नहीं आई। और इस कहानी का एक और बहुत जरूरी किरदार है अमेरिका। जहां एक तरफ अमेरिकी लोग इन ड्रग्स का शिकार थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार की कुछ पॉलिसीज ने इस संकट को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये गलतियों की एक लंबी लिस्ट है। 80 के दशक में CIA ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मेक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स का इस्तेमाल किया। फिर 1994 में NAFTA ट्रेड एग्रीमेंट आया जिसने ड्रग्स के लिए एक हाईवे तो खोल ही दिया, साथ ही मेक्सिको के छोटे किसानों को बेरोजगार कर दिया जिन्हें बाद में कार्टेल्स ने भर्ती कर लिया। इसके ऊपर से अमेरिका से आने वाली बंदूकों की बाढ़ ने कार्टेल्स को एक सेना की तरह ताकतवर बना दिया। और हद तो तब हो गई जब ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे एक स्टिंग ऑपरेशन में अमेरिकी एजेंसियों ने खुद कार्टेल्स तक हथियार पहुंचा दिए। आंकड़े खुद कहानी बताते हैं। 2014 से 2018 के बीच मेक्सिको में कार्टेल से जितने भी हथियार पकड़े गए उनमें से 70% अमेरिकी थे। इससे पता चलता है कि समस्या की जड़ें कितनी गहरी और आपस में कितनी उलझी हुई हैं। चलिए वापस आते हैं आज के समय पर। एल मेंचो मर चुका है,
लेकिन उसकी मौत के बाद मेक्सिको में जो तबाही मची, उसने एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा डर पैदा कर दिया है। एल मेंचो की मौत की खबर फैलते ही सीजेएनजी ने पूरे देश में जैसे आग लगा दी। 20 राज्यों में एक साथ हमले, 250 से ज्यादा रोड ब्लॉक्स, गाड़ियां जला दी गईं। कार्टेल ने हर एक सैनिक को मारने पर लगभग 8,000 रुपए का इनाम रख दिया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये था नार्को टेररिज्म, अपने ही देश के खिलाफ एक खुली जंग, सिर्फ दहशत फैलाने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल आज यही है, एक किंगपिन के जाने से क्या ये जंग खत्म हो गई है, या फिर सत्ता के लिए एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा खूनी संघर्ष बस शुरू होने वाला है। इतिहास हमें यही बताता है कि जब तक इस समस्या की असली जड़ों को, यानी अमेरिका में ड्रग्स की डिमांड और मेक्सिको में भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जाता, तब तक एक सिर काटने पे 10 नए सिर उगते रहेंगे।